बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का मेरे इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मालूम है कि मैं प्रत्येक दिन रोज शाम 7 बजे आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आता हूं। तो मैं आज फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं 15 नंबर क्वेश्चन तक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों को। आज हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ के। तो जिस तरह से 30 क्वेश्चन जो फिजिक्स के पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में, तो उसमें आप लोगों को 18 से 20 क्वेश्चन जो है आंकिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैं ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाऊंगा, तो इसलिए आंकिक प्रश्न पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें और मैं उसी के आधार पे आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ आरेख आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है। देखिए इस तरह का परिपथ बना हुआ है। अब इस परिपथ आरेख में बोल रहा है कि जो 6 ओम के प्रतिरोध हैं इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, ये बात हम कैसे समझें? क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो यह है कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी R1 बराबर 2 ओम है। इसके बाद फिर R2 बराबर 4 ओम है और R3 बराबर 6 ओम है। ठीक है, और जो बीज दिया हुआ है हमारा विभवांतर वो 10 वोल्ट का दिया हुआ है। तो हम लोगों को 6 ओम के मध्य जो है, सिरों के मध्य जो है विभवांतर को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम बराबर हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, 12 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को मालूम है कि आई बराबर होता है V/R, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखिए V जो है दिया हुआ है हम लोग को 10 और आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 12, तो ये इतना हो गया हमारा एम्पियर। आई बराबर निकल गया एम्पियर, 10/12 एम्पियर। अब 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। 6 ओम प्रतिरोध को आर से निकालते लिखते हैं हम लोग, तो प्रतिरोध के मध्य विभवांतर को हम लोग कैपिटल V से सूचित करते हैं, है ना। तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। V बराबर IR हो गया। I का वैल्यू दिया हुआ है 10/12 और R का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 ओम निकला है हम लोग को, है ना। 6 ओम के बीच निकालना है हम लोग को, 6 ओम के मध्य निकालना है विभवांतर। तो 6 ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, यानी कि जो V बराबर आ गया हमारा कितना आ गया 5 वोल्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पे आधारित है जल्दी से बताइए? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है विद्युत फ्यूज आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात 3:4 और 3:2 है और वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा? देखिए जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग नोट करेंगे। दिया हुआ है कि समान पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई L1:L2 बराबर दिया हुआ है 3:4, 3:4 और R1:R2 यानी R1:R2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे, कैपिटल R1/R2 निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल R1/R2 बराबर हो जाएगा यहाँ से रो इंटू L1 बट्टे में पाई R1 का स्क्वायर, फिर रो इंटू L2 बट्टे पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप लोग ऊपर में देखिए R1/R2 बराबर आ गया आपका L1/R1 का स्क्वायर और इसके बाद फिर भागा हो जाएगा L2
बट्टे R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए R1 बट्टे R2 बराबर निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो L1 कितना दिया हुआ है, वैल्यू देखिए L1 बराबर दिया हुआ है 3, और R1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो R1 दिया हुआ है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये गुना का चिन्ह हो जाएगा, भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर गुना का चिन्ह करेंगे, 1 मिनट आप लोग भाग ही रहने दीजिए, अभी इसको फिलहाल भाग ही रहने दीजिए। तो L2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। L2 की जगह पर L2 का वैल्यू कितना है, 4, और बट्टे में आपका हो गया, बट्टे में हो जाएगा कितना, देखो R2 का वैल्यू, देखो R2 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बनाऊंगा। R1 बट्टे R2 बराबर 3 बट्टे 3 का स्क्वायर भागा 4 बट्टे 2 का स्क्वायर। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके आगे देखिए, इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके आगे R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा यहाँ से, R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 3 बट्टे 9 गुने 4 बट्टे 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 तिहाई 9, तो R1 बट्टे R2 बराबर कितना आ गया, 1 बट्टे 3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है विद्युत धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो I1 बट्टे I2 बराबर हो जाएगा यहाँ से, आप लोगों को मालूम है कि V बट्टे R1 और फिर हो जाता है बट्टे में V बट्टे R2 होता है ना। देखिए V बराबर जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, इसी तरह से V बराबर दिया हुआ है 6 और R2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 बट्टे 1 हो जाएगा, यानी कि I1 और I2 का रेशियो जो होगा, I1 और I2 का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 3:1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है, बताइए तो कौन सा दर्पण लगा होता है या फिर लेंस लगा होता है, जल्दी से बताइए। क्या वो अवतल लेंस होगा, क्या वो अवतल दर्पण होगा, क्या वो उत्तल दर्पण होगा, क्या वो समतल दर्पण होगा। तो मैं बता दूं कि गाड़ी के वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से बताइए किस प्रकार का दर्पण जो है प्रयोग में लाया जाता है। क्या वो समतल दर्पण लाया जाता है, क्या वो उत्तल दर्पण लाया जाता है, क्या वो अवतल दर्पण लाया जाता है, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, कौन सा होगा आंसर राइट। तो मैं बता दूं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का जो है यूज किया जाता है सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, मैं फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, बताइए बल की दिशा जो है निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, न तो विद्युत धारा की दिशा पर और ना ही क्षेत्र की दिशा पर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। मैं बता दूं कि विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, बिहार के पॉलिटेक्निक के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप हल्का हल्का क्वेश्चन बना के जाएंगे तो आपका रैंक बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम आएगा, और आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए फटाफट। देखिए, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य समान है, इसलिए होता है ऐसा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ज़्यादा होता है लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से, क्या इसलिए है, क्या वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो ज़्यादा होता है बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से, इसलिए है। इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते, लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लैम्डा और नीचे में बैगनी लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि मुड़ना तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ज़्यादा होता है बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैं इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रत्येक दिन रोज शाम 7 बजे। जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है बताइए। टिंडल प्रभाव के कारण होता है, या फिर परिकीर्णन के कारण होता है, या फिर विक्षेपण के कारण होता है, या फिर अपवर्तन के कारण होता है। जल्दी से बताइए। मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल जो है ना, वो क्या होती है, जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल्दी से बताइए, अपवर्तनांक का जो है बढ़ता क्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है हम जब एग्जाम दिए थे तो उस टाइम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। जल केरोसिन कांच हीरा, केरोसिन जल कांच हीरा, कांच केरोसिन जल हीरा, जल कांच केरोसिन हीरा। बताइए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जल केरोसिन कांच हीरा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और 30 नंबर क्वेश्चन के बहुत करीब हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है, क्या ये कथन सही है या फिर गलत है। वे बंद परिपथ बनाती है, क्या ये सही है या गलत है। जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है, क्या ये सही है या फिर गलत है। क्या वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखी होती है, ये बात सही है या फिर गलत है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में अगर बात करें तो जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। समान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कौन होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है आपका VVI है, स्टार लगा देते हैं हम, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है कि R बराबर जो होता है वो √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, इस तरह का फार्मूला होता है। कह रहा है ना कि दो सदिशों का परिणामी जो है इनमें से एक के बराबर है, एक के बराबर है। तो मान लीजिए कि A जो है वो बराबर है, मान लीजिए कि B जो है बराबर है किसके, A के। मान लीजिए कि लेट जो है B जो है परिणामी सदिश जो है लेट B बराबर है A के। तो यानी कि जो सब हो जाएगा A, तो इस हिसाब से R बराबर हो जाएगा √A² प्लस A² प्लस 2A इंटू A cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। तो R बराबर हो जाएगा √A² प्लस A² प्लस 2A² cos थीटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से फटाक से। इसके आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसके आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ से आप लोग को हो जाएगा R बराबर √2A², ठीक है, और इसके बाद फिर हो जाएगा 2A², ठीक है, और फिर प्लस 2A² cos थीटा। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे √2A² और 1 प्लस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो R बराबर हो जाएगा, इधर से आप अगर बात करें स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, इधर से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, ये A हो जाएगा, हमारा A हो जाएगा, परिणामी सदिश जो होगा A होगा। ठीक है, A बराबर होगा ये क्या होगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा।
तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2a² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पे बचा 1। अब इसके आगे देखिए हम लोग बनाते हैं, इसके आगे हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। और इधर जो है माइनस में, एक मिनट, इधर माइनस में हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा मैं बता दूं कि इधर जो है एक 1 प्लस कॉस थीटा बच गया था हमारा, है ना। इधर जो है एक हमारा 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, तो 1/2 है ये बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, ये इस तरह से बचा हुआ है, इस तरह से बचा हुआ है ना। अब देखिए 1/2 और -1 बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 1 जा 2 1 माइनस और 1 2 1 2 जा 2 तो यानी कि 2, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। तो बराबर हो गया ये आपका माइनस में 1/2 बराबर कॉस थीटा, और माइनस में 1/2 जो होता है वो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ये होगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका राइट वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने की अल्पमतांक 1 मिलीमीटर है, दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि मीटर पैमाने से ली गई जो माप होती है, आप लोग को बता दूं कि अधिकतम 1 mm की त्रुटि संभव हो सकती है। ठीक है, मीटर पैमाने से अगर हम माप लेंगे तो अधिकतम जो है 1 mm की त्रुटि संभव होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि m से हम लोग सूचित करते हैं मीटर को, तो m पैमाने में जो है, m पैमाने में जो है, m पैमाने से, m पैमाने से ली गई माप जो है अधिकतम जो है कितना होगा, अधिकतम जो होगा 1 mm की त्रुटि होगी, 1 mm की त्रुटि संभव है। ठीक है, 1 mm की त्रुटि जो होती है, त्रुटि संभव है। ठीक है, त्रुटि होगी। अब देखिए इसलिए पहली नाप में जो होगा अधिकतम संभावित त्रुटि जो होगा, आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए पहली नाप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम होने के कारण पहली, इसलिए पहली माप में त्रुटि, पहली माप में त्रुटि बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। पहली माप में त्रुटि बराबर हो जाएगा 0.1/50 दिया हुआ है ना, 50 सेंटीमीटर, 50.0 गुने 100। देखिए दशमलव से दशमलव यहाँ पे 0.1 वाला और 50.0 वाला हट जाएगा, और यहाँ से आप अगर 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा यहाँ पे, और 1/5 का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो 0.2 आएगा त्रुटि। ठीक है, तो 0.2% आ गया इसका, 0.2% आ गया इसका। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 0.2% स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताता हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ तक हो गया हमारा। अब दूसरी माप के लिए, तो इसलिए दूसरी माप के लिए, अब दूसरी माप के लिए त्रुटि निकालेंगे, दूसरी माप का त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, जगह कम होने के कारण मैं ऐसे बता रहा हूँ। त्रुटि बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, संभावित त्रुटि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.1 जो दिया हुआ है आप लोगों को, 0.1 होगा, क्योंकि हम लोग 1 mm लिए थे तो 0.1 करेंगे इसको, mm 0.1 हो गया हमारा। और बट्टे में कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, 10.0 था तो 10.0 गुने कितना कर देंगे 100, तो दशमलव से दशमलव यहाँ हट जाएगा, तो 100 को 100 से काटेंगे तो यानी बराबर हो जाएगा 1%। अब देखिए वो उस टाइम वहाँ पे आया था कितना, पहली माप में अधिकतम संभावित त्रुटि आया था कितना 0.2%, और दूसरी माप में आया है संभावित त्रुटि जो है अधिकतम कितना 1%। तो इसलिए जो है पहली माप की जो परिशुद्धता होगी वो अधिक होगी, है ना। पहली माप की परिशुद्धता क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि दशमलव में कोई भी चीज़ है तो वो ज़्यादा माना जाता है। तो ये पहली माप की जो है त्रुटि जो है अधिक परिशुद्ध होगी। ठीक है, पहली माप जो है अधिक परिशुद्ध होगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा राइट हो जाएगा हमारा
पहली माप की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है।